हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन एंड आज हम करेंगे टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास जो इस हफ्ते में आए उनमें से कौन से 5 ड्रामे हैं जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हैं। अब हम इसको एपिसोड वाइज करते हैं, हर हफ्ते हो सकता है एक ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा हो लेकिन उस हफ्ते उसकी एपिसोड अच्छी नहीं हो तो वो ड्रामा शायद टॉप 5 में नहीं हो सकता है एक ड्रामा एवरेज कर रहा हो लेकिन इस हफ्ते उसकी एपिसोड बहुत अच्छी हो तो वो हमारी टॉप 5 में शामिल हो सकता है। सो फॉर ऑल दोस पीपल जो पहली बार आए हैं, आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस वीडियो टू देम। आई एम वॉचिंग कोटा ऑन नेटफ्लिक्स और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़। अगर आप यंग हैं, 18, 20, 22 के हैं, अगर आपने कभी भी किसी भी ट्यूशन सेंटर के लिए प्रिपेयर किया हुआ है या इम्तिहानों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है और आप ट्यूशन्स के लिए जा चुके हैं तो डू वॉच इट। यू विल बी एबल टू रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बहुत मतलब इट्स अ बिट स्लो, इट्स यूथ बेस्ड, तो बहुत सी चीज़ें आपको हंसी आएगी, मज़ा आएगा और बहुत सी वो लोग शॉर्टकट्स करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप बड़ा इंजॉय करेंगे। सो आई हैव सीन एटलीस्ट 4 एपिसोड्स में भी और अभी तक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं कॉन्स्टेंटली वेट करूँ तो आगे क्या होगा। ओके जी, टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। बिफोर आई गो देयर, 3 नए ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं, बेरुखी, अमानत और बद्दुआ। मुझे इन तीनों में से सबसे अच्छा अभी तक अमानत ही लगा है। इनफैक्ट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें सबूर हैं, इमरान अब्बास हैं, उर्वा हैं और उसमें हारून शाहिद भी हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगली एपिसोड आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बेरुखी वॉज ओके, बद्दुआ वॉज ऑल्सो ओके। आई डोंट नो इफ़ आई विल कंटिन्यू वॉचिंग दैम। मुझे कोई इतनी इम्प्रेसिव चीज़ उन दोनों ड्रामों में नहीं लगी। अमानत सम हाउ कॉट माई अटेंशन और मुझे नहीं समझ आ रही कि उसमें क्या था, बट मुझे मज़ा आ रहा था उसको देख के। सम हाउ उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी थी। सो दैट्स फॉर द न्यू ड्रामाज। लेट्स स्टार्ट विद टॉप 5। नंबर 5 पे हमारे पास बड़ा ही क्लोज कॉल है बिटवीन पहली सी मोहब्बत एंड अमानत। मुझे अमानत अच्छा लगा और मुझे पहली सी मोहब्बत भी अच्छा लग रहा था और मुझे थोड़ा सा टाई है, आई फील दोनों शायद आ सकते हैं नंबर 5 पे। एंड इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू चूज़ कि विच वन शुड आई पिक अप, लेकिन फिर मैंने पहली सी मोहब्बत को चूज़ किया। बट आई एम जस्ट गिविंग यू कि अमानत ने भी बहुत क्लोज आ गया था अपनी पहली 2 किस्तों के साथ हमारी टॉप 5 में, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी फील बड़ी अच्छी है ना। आप मुसलसल देख, और पेस बहुत फास्ट थी, पेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी तो आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं हो रहा था। ओके, पहली सी मोहब्बत टाइम लैप्स दिखाया उन्होंने, पिछले दफ़ा ही दिखा दिया था कि इतने सालों के बाद अब रक्षी और असलम की क्या सिचुएशन है और रक्षी की जो सुतेली बेटी है वो असलम के छोटे भाई में वो दोनों इंटरेस्टेड हैं और उन दोनों की अब शादी होने वाली है। मुझे बड़ा ना पोइटिक सी फील आती है। इट्स अ वेरी पोइटिक दुख जो मुझे लगता है पहली सी मोहब्बत में। एंड पहली सी मोहब्बत को मैं जितना देखती हूँ आई विश इट वाज अ नॉवल, बिकॉज मुझे लगता है अगर ये नॉवल में लिखा जाता तो इट वुड हैव बीन अ रियली इंटरेस्टिंग रीड, बहुत मज़े का होता। लेकिन ड्रामे में इसको एग्जीक्यूट अच्छा नहीं किया गया है, सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया है। स्टोरी इतनी लंबी हो गई है कि वो जो पूरा, जब किसी कहानी में दर्द आता है ना, जब किसी कहानी में जुदाई आती है, जब किसी कहानी में दुख आता है तो उसमें ना एक पोइटिक फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। इट्स अ सैड थिंग बट इट हैपन्स। लेकिन पहली सी मोहब्बत अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ऐसा नहीं हो सका, वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। ये एपिसोड इंटरेस्टिंग थी कि हमने देखा कि रक्षी और असलम को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है, वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। असलम चला जाता है रात को वापस कराची और रक्षी भी रिश्ते जब लड़के को देखने आती है तो उसके साथ नहीं आती। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि अकरम को कितना रिग्रेट होता है कि उसने रक्षी को किस तरह उसके बाप के सामने उसकी नज़रों से गिराया था। भाभी का क्या रोल है। रक्षी जो है वो नरगिस के पास जाती है एंड दे आर ट्राइंग टू टेल रक्षी कि तुम्हें सदफ़ की शादी के बाद अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। ओवरऑल इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। जब रक्षी की कॉल आती है तो मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। आई वाज रियली फीलिंग फॉर रक्षी। मज़े का था। अगर आप देख रहे हैं तो आप बोर नहीं हुए होंगे, तो इस हिसाब से मेरे लिए वो नंबर 5 पे है इस बार पहली सी मोहब्बत। नंबर 4 पे है खुदा और मोहब्बत। अब मैं पानी पीऊँगी। आज मैंने पानी साथ लेके रखा भी क्योंकि मैं बहुत बोल रही होती हूँ और मेरा गला खुश्क हो जाता है। और एक्चुअली मैंने ये दूसरी बार रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे एडिट नहीं करना था। ओके जी, नंबर 3 पे हमारे पास है खुदा और मोहब्बत। आई थिंक खुदा और मोहब्बत पे बड़े मिक्स रिएक्शंस होते हैं हमेशा मेरे, लेकिन
कुछ चीज़ों में उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है, जैसे वो सीन था जब फ़रहाद को उसके माँ बाप और नाजिम शाह के लोग एक साथ ढूंढ रहे थे, वो कितनी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। इस बार भी जब माही फ़रहाद से मिलने आती है तो हम चाहे कुछ भी बोलें, चाहे मैं एग्री करूँ या नहीं करूँ उन कॉन्सेप्ट से जो फ़रहाद और माही के दरमियान बातचीत हो रही थी और इश्क की सारी के बारे में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जब फ़रहाद और माही बैठे बात कर रहे थे वो सीन बहुत इंडियरिंग था, बहुत दिल को छू जाने वाला था। आपकी आंखों में आंसू थे, आप फील कर रहे थे माही के लिए भी, और वो जो लैला मजनू का इश्क होता है उसकी फ़ील आपको आ रही थी वहाँ पे, और आप वो डीप इश्क की मोहब्बत को फ़ील कर सकते थे। ये मैं कह रही हूँ, लेकिन आई डू नॉट एग्री विद व्हाट फ़रहाद इज़ डूइंग, आई डू नॉट एग्री विद हाउ फ़रहाद स्टोरी हैज़ बीन टेकन फॉरवर्ड। लेकिन उस वक्त अगर हम उस पर्टिकुलर सीन और इस पर्टिकुलर एपिसोड की बात करें तो इसने आपको पकड़ा हुआ था और आप कहीं इधर उधर नहीं देख सकते थे। माही के साथ आप भी रो रहे थे। फ़रहाद, एंड आई रियली हैव टू एडमायर फ़िरोज़ खान फॉर हिज परफॉर्मेंस, ही वॉज सो गुड। लाइक वो एक हारा हुआ इंसान थे, और जब वो करके पीछे दीवार से सर लगाते थे ना माही से बात करते करते, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी सांस के साथ जान भी ना निकल जाए। तो बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी। कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि माही ने फाइनली फ़रहाद को ये यकीन दिलाया, ये एडमिट किया कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसके बारे में परेशान है, लेकिन फ़रहाद को यकीन नहीं आ रहा। फिर फ़रहाद भी मान जाता है कि ठीक है, मुझे जो काम दिए हैं फ़कीर बाबा ने वो करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रुमाना देख लेती है, अब आगे रुमाना क्या करेगी मुझे समझ नहीं आई। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि रुमाना शायद अभी तक माही को जज कर रही थी, लेकिन इस जब उसने माही और फ़रहाद की कॉन्वर्सेशन सुनी तो उसको रियलाइज़ हुआ कि देखो, माही जो मुझे कह रही थी करने के लिए, माही ख़ुद भी वही कर रही है। माही ने मुझे बोला कि सिकंदर शाह को छोड़ दो, वो भी फ़रहाद को छोड़ रही है। तो आई फील कि माही के रुमाना के दिल में ना माही के लिए न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आई है, और इसीलिए शायद हमने जो प्रोमो में देखा है कि रुमाना जाके उसके लिए बात करेगी अम्मा जी से। सो ओवरऑल देन काफ़ी कुछ हो भी रहा था, तो बहुत खूबसूरत से एग्जीक्यूशन थी, बहुत कुछ हो भी रहा था, तो वो डेफिनेटली नंबर 4 पे इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं दे सकी, स्पेशली जब नाजिम शाह को पता चल गया एंड ही वेंट देयर एंड आई वाज लाइक अब क्या करेगा। हाँ, जो हमारा ऑब्जेक्शन वो ये है कि जो इश्क की बातें बता रहे हैं, इश्क की स्टेजेस बता रहे हैं, उसको बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिखाएं। मैं एज अ व्यूअर नहीं जानती भाई कि इश्क की 7 स्टेजेस हैं। मेरे पास थोड़ी टाइम है कि मैं जाके रिसर्च करूं। मैं तो एज अ रिव्यूअर, एज एन somebody who analyzes dramas, I might do it। आप क्या बैठे हुए घर में हर कोई बंदा इश्क की स्टेजेस को कर रहा है और समझ रहा है कि वो क्या है, और फिर आपने उसको मज़ार से और खुदा से लिंक कर दिया है। ये कल 2-3 मैंने कमेंट्स देखे हैं। नेक्स्ट ड्रामा कब जब होगा जिसमें खुदा और मोहब्बत डिस्कस करेंगे, तो मैं और शाजिया इस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे, और आपके इन जो आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, जिन जिन लोगों ने दिए उनको ज़रूर एड्रेस भी करेंगे। तो नंबर 4 पे हमारे पास है खुदा और मोहब्बत। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, स्पेशली इकरा एंड फ़िरोज़ की दिल को छू जाने वाली, एंड हैट्स ऑफ टू इकरा फॉर द वे वो रो रही थी और उसकी आंखों में जितना पेन था। इनफैक्ट वो नाजिम शाह, ऑल्दो आई डू नॉट एग्री विद थप्पड़, लेकिन नाजिम शाह का जो गुस्सा था और जो उन्होंने अपनी बीवी को किया, वो भी काफ़ी सीन ऐसा था जब वो जा रहा था, दैट यू वर फीलिंग कि नाजिम शाह क्या करेगा। नंबर 3 पे हमारे पास है परीज़ाद। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाउ अगेन, परीज़ाद के तमाम फैंस जो ये बोलें कि परीज़ाद नंबर 1 पे क्यों नहीं है, नंबर 1 पे क्यों नहीं है। परीज़ाद बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन क्या होता है, ये बात मैं आई थिंक ये मैं शायद 101 दफ़ा बोल रही हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ड्रामा या एपिसोड बुरी नहीं होती, लेकिन 1-2 और ड्रामों की एपिसोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं व्यूअरशिप वाइज, कि वो जो ये वाला ड्रामा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इट्स नॉट कि परीज़ाद बुरा हो गया या परीज़ाद ख़राब हो गया। दूसरे 2-3 एपिसोड्स हैं, 2-3 ड्रामे जिनकी एपिसोड इससे बेहतर हो गई हैं। परीज़ाद मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई वाज स्केयर्ड कि इसके साथ होगा क्या परीज़ाद के साथ, स्पेशली जब जाके उसने पहली बार बताया। तो एक तो मेरे अंदर मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि शायद वो फ़ौरन उसकी बात पे यकीन कर लेगा, लेकिन जब मालिक मुड़ के उस बंदे से कंफर्म करता है कि अच्छा तुमने किया, वो कहता है येस, तो कहता है तुमने इतना स्लॉपी काम किया तुमने, लाइक ओ या तो किस्सा ही कुछ और है। और फिर वो सारी बात आ गई है कि वो डॉन है, शायद ही इज़ अ क्रिमिनल, और उसने वो इन्वॉल्व है ऐसी एक्टिविटीज़ में। अब उसने परीज़ाद को रख लिया है। आई थिंक स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बट द वे अहमद अली अकबर हैज़ डन दिस होल प्रोजेक्ट, वो उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। मतलब इतनी उसकी जर्नी हमने देखी है कि वो कहता है कि गॉडफादर मैंने पढ़ी थी किताब, और उसमें लिखा है कि हर सक्सेसफुल
इंसान या वेंचर के पीछे कोई इलीगल काम होता है। एंड आई लाइक दिस पोएटिक रेफरेंसेस जो उन्होंने डाले हुए हैं। तो वो जो सारी उसकी थिंकिंग है, उसकी जर्नी है, तो आप बड़े अम्यूज़ हो रहे हैं कि अच्छा ये इंसान आया था जो इतना सच्चा, इतना सही था, अब देखो वो किस तरह के कामों में आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने वाला है और इस तरह किस तरह उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। तो परिजात ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि उसका यूनिफॉर्म चेंज हो गया मुझे। अच्छा, अब उसको भी उन्होंने डार्क कलर इस्तेमाल किया। इफ़ देयर इज़ अ रेफरेंस टू इट, आई एम नॉट श्योर, बट आई फाउंड इट, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। उर्वा की एंट्री हो गई है विच इज़ मेकिंग इट इंटरेस्टिंग कि वो, अच्छा पियानो, दैट वॉज द बेस्ट टच विच आई लाइक इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ड्रामा, कि वो जो उसका बचपन का ख्वाब है वो इस जगह उसको नज़र आ रहा है। और देखिए, अगर आप अगर सोचें तो बड़ा पोइटिक रेफरेंस है ना, कि उसकी ख्वाहिश है लेकिन इट्स सराउंडेड बाय इलीगल थिंग्स, बाय डेंजर। वो पियानो जो सारा है, फिर वो बार बार जाता है और ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही गोज़ एंड ही सिट्स देयर। सो परिजात बड़ा इंटरेस्टिंग है। जानू से भी उसने वादा कर लिया है कि जैसे मुझे पैसे मिलेंगे सबसे पहले तुम्हारे लिए ना मैं हेल्प करूँगा कि तुम्हारी वो जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो मिल जाए। पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन थी। तो परिजात इस बार है हमारे पास नंबर 3 पे। इससे पहले कि मैं नंबर 2 पे जाऊँ, वी विल डू डायरेक्टर ऑफ द वीक। आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव डायरेक्टर ऑफ द वीक टू, अच्छा ये भी दो हैं। मैंने बड़ा सोचा है लेकिन आई थिंक इट विल गो टू फारूक रिंद एंड खिज़र इदरीस फॉर फारूक रिंद फॉर हम कहाँ के सच्चे थे एंड खिज़र इदरीस फॉर लापता, क्योंकि दोनों की एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी। अगर हम लापता को लें तो हर बार लापता की कहानी चलती है, बट जहाँ एंड होती है एपिसोड, आप वेट नहीं कर सकते कि अगले एपिसोड में क्या होगा। आज तो कुछ ज़्यादा ही मेरा हलक खुश्क हो रहा है। सो आप वेट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। तो कॉन्स्टेंटली वो हर एपिसोड में हमें एक हुक देते हैं जो हमें पकड़ के रखता है और हम वेट करते हैं कि अगली एपिसोड कब आएगी और हमें क्या पता चलेगा कि कहानी में आगे क्या हुआ। दानियाल को जब उसने मारा मेड ने, उसके बाद फलक वहाँ से भाग गई, फिर दानियाल को जब होश आया और पूरा वो जो सीन था वो कितना इंटेलिजेंटली और कितना एक्सपर्टली एग्जीक्यूट किया था, जिसने हमें दिखाया कि दानियाल की बैक स्टोरी क्या है और दानियाल is going through a mental issue और he is going through split personality, उसकी split personality है। और वो कितना अच्छा डिलीवरी, मतलब आप ऐसा था कि आपको पकड़ लिया, सरप्राइज कर दिया, आप लाइक ओ वाओ दिस इज़ हैपनिंग, और ये कितना इंटरेस्टिंग, और आप क्यूरियस थे कि होगा क्या। पूरी जो कॉन्वर्सेशन गौहर ने की, दैट द वे इट वॉज डायरेक्टेड इट वॉज वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड। एंड फिर पूरी उन्होंने उससे फिर वो बैक में लेके गए कि उन्होंने दिखाया कि दानियाल की कहानी कहाँ थी, वो कैसे वो अपने दुश्मन की बेटी को ब्याह करके लेकर आया, फिर शक में उसने उसको मार दिया। पूरा उसको ना एक जस्टिफिकेशन उन्होंने दी कि ये बंदा ऐसा क्यों है, इस बंदे के साथ क्या क्या इश्यूज़ आते आए, इसका एंगर मैनेजमेंट के इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुआ था इसके पास्ट में। तो मुझे ये जो कनेक्शन है ना ये बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन उन्होंने कहानी को इतने खूबसूरत तरीके, मतलब जब दानियाल की बैक स्टोरी सुना रहे थे तो आई वॉज कम्प्लीटली इन्ग्रोस्ड, आई वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व कि क्या हुआ था आगे, इन दोनों के साथ क्या होगा, ये जो लड़की आई है इसके साथ ये क्या करेगी, ये रो क्यों रही है, इसको क्या वाकई मार देगा जब तक उसने मारा नहीं था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी वेल डायरेक्टेड एपिसोड। देन वी कम टू हम कहाँ के सच्चे थे। पेस कितनी ज़बरदस्त है, हम कहाँ के सच्चे थी। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है। अब मशल और असवद का मसला चल रहा है, मशल और मेहरीन का मसला चल रहा है, असवद और मेहरीन का मसला चल रहा है। लाइक आपको ना एक मिनट के लिए भी सुकून से बैठने नहीं दे रहे थे फारूक रिंद साहब। एंड देन ऑफ कोर्स द वे ही एग्जीक्यूटेड कुबरा का सीन, मशल का सीन, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। इतना खूबसूरत उन्होंने, एक तो लिखा बहुत अच्छा है उमैर अहमद ने, फिर उन्होंने उसको एग्जीक्यूट इतना अच्छा किया और परफॉर्म इतना अच्छा किया कुबरा ने, दैट यू एक्चुअली फेल्ट फॉर इट। एंड आपको यकीन नहीं आ रहा था कि अच्छा ये लड़की रो रही है एंड यू आर फीलिंग फॉर हर। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग कि आप एज अ डायरेक्टर एंड एज अ परफॉर्मर कि आप किसी व्यूअर को एक विलन के लिए, एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए रुला दें या फील कराएं। एंड फारूक रिंद डिड इट। अच्छा, फ्लो ऑफ द इवेंट्स भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने शुरू किया कि मशल और उसकी माँ जो है वो सालिया को समझाने की कोशिश करती है, फिर राबिया पे प्रेशर पड़ता है, फिर सालिया राबिया आपस में बात करती हैं एंड असवद सुन रहा है। एंड देन मेहरीन एंड मशल की बात आती है, फिर मेहरीन और मशल का टाकरा होता है, फिर मशल को जब रियलाइज़ होता है, फिर मेहरीन और खाला की बात होती है। एंड देन सो आई लाइक द फ्लो ऑफ द इवेंट्स ऑल्सो, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन अ वे दैट इट वॉज मेकिंग सेंस। इट वॉज लिटरली लाइक हमारा हाथ पकड़ के वो हमें लेके जा रहे थे, देखो देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज
कभी ड्रामा अफेक्ट होता है क्योंकि वो रैंडमली चीज़ें हो रही होती हैं, दे आर डिसकनेक्टेड। यहाँ पे हर चीज़ एक फ़्लो में चल रही थी, विच आई थिंक इज़ द रीज़न मे बी कि हम डिस्पाइट कि हमें बहुत से मसले होंगे, हम कहाँ के सच्चे थे, वी आर लविंग इट। सो फारूक रिंद ऑल्सो इज़ डायरेक्टर ऑफ द वीक इस हफ्ते फॉर हम कहाँ के सच्चे थे। नंबर टू पे है लापता। बहुत ज़बरदस्त 2 स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स उन्होंने दी जो फुल मतलब सस्पेंस भी था, थ्रिल भी था, एक्शन भी था, और आप सोचे थे यार अब क्या होगा, कैसे होगा, दानियाल की स्टोरी क्या है। अच्छा, दानियाल जब वो उसको गन लेके खड़े होते हैं उस लड़की, उसकी पहली बीवी का बाप, तो हम ये सोचे थे कि दानियाल को क्या मार देंगे या इसको मारा था, क्या दानियाल को कुछ करेंगे, लेकिन दानियाल निकल जाता है। फिर वो भाई की कैसे उसको बचाता है, यू वंडरिंग व्हाई इज़ ही सेविंग हर। फिर बीच में क्या चल रहा है, एंड वहीं से आपको दानियाल की ना कैरेक्टर की झलक आना शुरू हो जाती है कि वो इतने स्ट्रेसफुल टाइम में भी अपने दोस्त को बैठा हुआ फ़ोन पे ये बता रहा होता है कि नहीं मैंने तो कर लिया है, उसकी भाई, वो छोटा भाई और बहन मेरे हाथ में, बाकियों को मैं साफ़ कर दूंगा। और गेम पे भी बात कर रहा होता है, फ़ोन पे भी बोल रहा होता है कि मुझे तो लगा था कुछ नहीं होगा, बट मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगा। तो उसकी मेंटल स्टेट दिखा रहे हैं, एंड विच कैचेज़ यू। एंड अगेन द वे उन्होंने उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाई है। बहुत कम ड्रामों में स्प्लिट पर्सनालिटी को हैंडल किया जाता है, इस ड्रामे में भी किया है, एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। थोड़ा सा मुझे ये है कि थोड़ा पहले से शायद हमें साइन देने चाहिए थे कि इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी, क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि इसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं या बाइपोलर है, लेकिन इसमें तो क्लियरली उन्होंने दिखाया कि दैट ही हैज़ अ स्प्लिट पर्सनालिटी, और उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक दबी हुई है एक उभरी हुई है, जैसा कि होता है। और इन्हीं सब वजहों की इन्हीं सब, और उसको ये कॉज कैसे किया ये भी उन्होंने दिखाया, और इन चीज़ों की वजह से दानियाल ऐसा है जैसा है। जो मिस्ट्री है वो ये है कि फ़लक में क्या इंटरेस्ट है, क्या वो वाकई फ़लक से प्यार करता है, उसने फ़लक को क्यों यहाँ पे लेकर आया है। जैसे पहली वाली बीवी के तो उसका रीज़न था। सो आई ट्रूली बिलीव कि फ़लक के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा जो हमें आगे जाके पता चलेगा। लापता की इंटरेस्टिंग बात यह है कि लापता में बहुत सी चीज़ें होती हैं, फिर वो बैक में जाके हमें थोड़ा सा कहीं ना उसकी एक रीजनिंग या उसकी एक जस्टिफिकेशन हमें दे रहे होते हैं, स्पेशली दानियाल के कैरेक्टर में तो उन्होंने दिया है। द वे द ड्रामा वॉज, द स्टोरी लाइन वॉज एग्जीक्यूटेड, हमारा इंटरेस्ट बिल्ड किया कि क्या हुआ है, फिर हमें बैक में लेके उसकी कहानी सुनाई, फिर हमें आगे लेके गए कि अब क्या हो रहा है, कि फ़लक अब कराची जाने की कोशिश कर रही है, और दानियाल उसने सोच लिया कि उसने उसको तो ढूंढ के उसका पत्ता साफ़ करना है, और शम्स और गीती की एंगेजमेंट हो गई है। तो कम्प्लीटली ये लाइक इतने इवेंट्स हो रहे थे कि आप एक सेकेंड के लिए भी ना आप इधर उधर नहीं देख पा रहे थे। फैक्ट्री में भी जहाँ काम कर रहा है शम्स, वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, उसको यूनियन लीडर से उसने पंगा ले लिया है, तो मुसलसल मज़े की चीज़ें हो रही थी। आई एम अगेन यू आर अ बिट लॉस्ट कि लापता जा कहाँ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहानी क्या है। लेकिन सोचें इस चीज़ के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से लापता ट्रेंड भी कर रहा है, और लापता के बारे में कॉन्वर्सेशन भी हो रही है, और हम लापता को देख भी रहे हैं। तो अगेन आई फील इट सेज समथिंग अबाउट द ड्रामा एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन। नंबर 1 पे जाने से पहले हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर भी इस बार हमारे पास 2 हैं, गौहर रशीद एंड कुबरा। It was very difficult for me to choose between the two of them. I think they both did an amazing job. We will start with Kubra. कुबरा को आई थिंक काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ता है, बिकॉज उन लोग समझते हैं वो उर्दू अच्छा नहीं बोल सकती, बहुत से लोग कहते हैं शायद वो एक्सप्रेशन नहीं अच्छे दे सकती। लेकिन आई थिंक इस एपिसोड में जो लास्ट सीन था, कुबरा ने ये प्रूव कर दिया कि वो कुछ भी कर सकती हैं। एनीथिंग, एनी सीन, एनी स्क्रिप्ट, एनी कैरेक्टर जो उनको दिया जाए, शी कैन डिलीवर इट विद एक्सीलेंस। शुरू से अगर आप देखें तो महरीन के साथ उसके जो फ़ाइट होती है उस पर कितना उसको मतलब यकीन नहीं आ रहा, गुस्सा चढ़ रहा है कि इसमें इतनी डेवलपमेंट कहाँ से आ गई कि ये मेरा हाथ रोक रही है थप्पड़ मारने से। फिर असवद पे उसकी कशमकश जो मशल की होती है, एंड वो जब उससे से कह के जाती है तो पत्थर पे लकीर है कि मैं उसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल के रहूँगी। एंड देन फिर वो पूरा प्रोसेस जब उसको हिट करता है कि आई हैव लॉस्ट, जब वो माँ से कहती है, फिर माँ जब उससे बात करिए, मुझे उस वक्त जो उसके एक्सप्रेशन थे, आपको थोड़ा सा खौफ आता है कि अच्छा लाइक यू, आई डेंट नो कि अगले सीन में क्या होगा, कि वो जाके दुपट्टा लेगी एंड एवरीथिंग, बट आई कुड फील समथिंग जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है ना, जब माँ खिड़की से, ज़ैनब कहीं खिड़की से बात कर रही होती हैं, और वो कहती है कि नहीं मैं घर पे ही हूँ और मुझे पता है आप परेशान हैं, हाँ मैंने चाइनीज़ ऑर्डर कर दिया शब्बों से कह के एंड एवरीथिंग। इट द वे कुबरा हैज़ डन इट, आपके दिल को कुछ होता है, आपको लगता है यार कुछ होने वाला है, बट आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बिकॉज आपको नहीं अंदाज़ा कि क्या होने वाला है। आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि अच्छा ये
इस हद तक जाने का सोच सकती है जो हम अगली किस्त में शायद देखेंगे। फिर दुपट्टा जब वो लेती है, अगेन ये मैंने ड्रामा कप में भी बात बोली थी और मैं दोबारा कह रही हूँ, उस वक्त जो कुब्रा के एक्सप्रेशंस थे ना, दे मेड यू फील फॉर अ गर्ल जिसने एक मोहब्बत लूज़ की है, जिसने अपने दिल की एक बहुत करीबी चीज़ लूज़ की है, और वो इतना पोइटिक उसका दुख था, इतना डीप दुख था दैट उस वक्त आप भूल गए कि इसने उस बर्ड को मारा था, आप भूल गए कि वो कैसे महरीन के अगेंस्ट साजिश करती है। यू एक्चुअली फेल्ट फॉर मशल, और आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे मशल के साथ, और आप भी दुख में थे मशल के साथ ज़्यादती हुई है, आपको एक्चुअली फील हुआ कि मशल के साथ ज़्यादती हुई है। ये इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी डिलीवरी थी इन सब इमोशंस की कुब्रा ने जो की, कि हम एक्चुअली हमें लगा कि शायद मशल का इतना कसूर नहीं है। और फिर एकदम से चेंज हुआ और कैंची लेके जो वो दुपट्टे को काटने लगती है, तो वो दुख से एकदम से ना थोड़ा डरावना सा चीज़, डराने वाली चीज़, डरावना जो चीज़, डर और डरावना क्या बोल रही हूँ मैं, डरावनी सी चीज़ आ गई, और ये लाइक अच्छा दिस इज़ क्रीपी, व्हाट इज़ शी गोना डू, एंड वो भी बिल्कुल सेंटर से, और उनके जो एक्सप्रेशंस थे उस वक्त ना कि दुख से हो गया अब आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज। तो कुब्रा डिड एन अमेजिंग जॉब, एंड कुब्रा एंड हम कहाँ के सच्चे थे जो है वो लास्ट 2 डेज से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई थिंक कुब्रा डिज़र्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बहुत कम होता है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर आपको अपने लिए फील कराए और रुला दे। अब आते हैं हम गौहर रशीद पे। गौहर मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है, ही इज़ सच एन अमेजिंग एक्टर, जो आई थिंक मैं शायद 2 दफ़ा पिछले या उससे पिछले ड्रामा कप में भी बोली थी कि जब उन्होंने आसिम का कैरेक्टर किया था परदेस में, और अब एज दानियाल इन लापता, अच्छा अब उन अमानत में भी उनका कैरेक्टर है कि वो छोटा सा रोल है, एंड इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। एंड मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि गौहर इज़ पिकिंग अ कैरेक्टर roles, you know, he's not picking up run of the mill roles, he's picking up roles जो शायद मेन लीड के 3 लोग नहीं हों, लेकिन बड़े इम्पैक्टफुल और पावरफुल है, एंड ही मेक्स यू look at him, he grabs your attention, he says even if I'm not the lead, I'm here and you can't ignore me। इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती है, इतना उनकी रोल की चॉइस अच्छी होती है, एंड देन द वे ही डिलीवर्स इट एंड द वे ही कनेक्ट्स। आसिम में भी मतलब आसिम का रोल ऐसा था कि इतना इट हैड नो मतलब उसमें कोई भी लाउडनेस नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ नहीं थी, आउट ऑफ द बॉक्स थी, एक रेगुलर कैरेक्टर था, लेकिन कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किया दैट वी वर कनेक्टेड विद आसिम, एंड हम लोग देख रहे थे कि क्या आसिम का जर्नी हो रहा है। इसी तरह दानियाल पे हो जाएं, पूरा जो उन्होंने दानियाल का किया है शुरू से, कैसे उसको परफॉर्म किया कि वी यूज़ टू गेट अ क्रीपी फीलिंग कि समथिंग इज़ रॉन्ग, लाइक यू कुडंट प्लेस योर फिंगर, बट आपको पता था कि कोई चीज़ गलत है दानियाल में, यू नो, लेकिन एट द सेम टाइम यू फेल्ट कि शायद दानियाल वाकई फ़लक को बड़ा पसंद करता, फ़लक इतने नखरे क्यों दिखा रही है। और ये बड़ी फ़ाइन लाइन है जिस तरीके से इस चीज़ को डिलीवर किया है गौहर ने। एंड देन वो जो लास्ट सीन में जो गौहर ने आई एम लाइक इट वाज सो गुड, पूरा वो जो टू बी और नॉट टू बी का जो पूरा उन्होंने मोनोलॉग बोला, और फिर वो अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं, और वो पूरा इट वाज सो इम्पैक्टफुल। लिटरली मैं ऐसे बैठी हुई थी और आई वाज लाइक वाओ ओके रियली दिस इज़ हैपनिंग, और इट कम्प्लीटली इट स्केयर्ड यू, इट मेड यू वंडर व्हाट इज़ हैपनिंग, कौन है ये, कहाँ से 2 पर्सनैलिटीज़ आ गई हैं और हो क्या रहा है, कौन इनमें से जीतेगा। और फिर जब वो एंड में कामनेस वाला था ना, वी विल, मैं हूँ ना, टू बी, आपको उस वक्त एक अजीब सा खौफ सा आता है, क्रीपी फीलिंग आती है कि अच्छा यार ये तो बंदा जो है ना खिसका हुआ है यहाँ से, इससे ये कुछ भी कर सकता है। एंड इतनी परफेक्शन के साथ इस चीज़ को डिलीवर करना, आई डोंट थिंक इट वाज इजी, इट वाज इन वन गो। कहीं भी एडिट में मुझे नहीं नज़र आया, शायद मैं नहीं पहचान सकी, बट मुझे लगा वो एक 1 गो में किया है, एंड आई वुड लव टू फाइंड आउट हाउ गौहर डिड इट। उसके अलावा इतनी छोटी छोटी चीज़ें, जब रात को वो जो उनकी पहली बीवी होती है जब उसको कंगन पहनाता है, तो जिस तरह वो जो टोन आई और वो जो आँखों पे एक्सप्रेशन आया दानियाल का, इट वाज स्केरी। एंड इवन जो उसकी पहली वाइफ होती है जो मोमिना कैरेक्टर करी है, इवन शी इज़ अ बिट यू नो स्केर्ड कि ये क्या हो रहा है, शी कैन ऑल्सो फील द चेंज इन हिज टोन। और फिर वो इतने उससे ना हाथ पकड़ के एकदम से उसको कंगन पहना देता है,
वो स्विच जो था विच वॉज क्रीपी, इट वॉज गिविंग वार्निंग टू हर एंड टू अस कि भाई इससे पंगा नहीं लो। फिर एक और सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो दोनों रात को सो रहे होते हैं और जब उसकी मेड ने उसको बता दिया होता है, मुनीरा ने बता दिया होता है कि भाई कोई मिलने आता है, ही टर्न्स टूवर्ड्स हर एंड ही लुक्स एट हर। वो भी इतनी स्केरी और क्रीपी फीलिंग उस वक्त आपको आती है कि यार ये दानियाल क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। सो आई थिंक गौहर रशीद डिड एन अमेजिंग जॉब एंड he should be appreciated for it, and as I said, I feel he's quite underrated and he deserves, again he also deserves a huge round of applause for this brilliant performance जो जिसके बारे में मैं आज तक बात कर रही हूँ। नंबर वन पे हमारे पास है, नंबर 1 से पानी की ब्रेक, पहले पानी की ब्रेक। ओके आप लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे, कैन यू टेल मी मैंने कितनी दफ़ा पानी पिया है? कमेंट्स में जाके मुझे बताएं। आई नो सिली क्वेश्चन बट आई कम अप विद दीज सिली क्वेश्चंस। हम कहाँ के सच्चे थे, बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी, मज़ा भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था असफत पे, आप कह भी रहे थे क्या हो रहा है, महरीन भी क्या कर रही है, और महरीन के लिए फ़ील भी हो रहा था, एंड देन मशल पे गुस्सा आ रहा था, फिर देन यू क्राइड फॉर मशल। तो बड़ी हैपनिंग एपिसोड थी, कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही थी, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहे थे। उन्होंने बहुत कम ड्रामों में ये दिखाते हैं कि एक विलन जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है या एक लड़की जो ऐसा क्यों कर रही है। तो इस बार उन्होंने मशल और महरीन दोनों के जो रवैये हैं, जो बिहेवियर है, उनकी पर्सनालिटीज़ ऐसी क्यों है, उसका बैकग्राउंड दिखाया पीछे जाके और कनेक्ट किया कि इसलिए ये दोनों लड़कियां ऐसी अब ऐसी हो गई क्योंकि उनके साथ बचपन में ऐसा होता आया है। हमें तो एक इंसिडेंट उन्होंने दिखा के बताया कि भाई ये देखो ये ऐसा हुआ था। तो ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट ओवर द टाइम हुए होंगे जिसकी वजह से मशल आज मशल ऐसी बन गई है और महरीन आज इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि एक इंसान जिसको जो जानती है कि वो उससे नहीं मशल से प्यार करता है, फिर भी वो उससे शादी करी है जस्ट टू पुट मशल डाउन। तो ये बड़ी मुझे ना इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज़, फिर सालिया और राबिया के दिमाग में क्या चल रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया, असवद क्या सोच रहा है उसको थोड़ा सा कि ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद मशल ऑल्सो, लेकिन महरीन भी से भी उसको बड़ी चिड़ चढ़ रही है और उसकी अपनी कशमकश भी चल रही है और वो थोड़ा नाखुश होकर उसने अपनी माँ की बात भी मान ली है। तो बड़ी ही मज़े की एपिसोड थी। आप कॉन्स्टेंटली आपके इमोशंस, मुझे लगता है एक रोलर कोस्टर थी इमोशंस की, हम ऐसे नहीं, रोलर कोस्टर तो ऐसे जाती है, ऐसे जा रहे थे, ऐसे तो नहीं जाती है, ऐसे जा रहे थे, विच इज़ के आपको किसी एक बंदे के लिए फ़ील होता था एकदम से और आप दूसरे को बुरे की कैटेगरी में रखते तो एकदम से दूसरे के लिए फ़ील होना शुरू हो जाता था। फिर कहीं असवद के लिए अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता, फिर असवद साहब कुछ करते थे कि उनके लिए बुरा फ़ील होना शुरू हो जाता था। तो असवद के कैरेक्टर को आई हैव टू से उस्मान मुख्तार इज़ वेरी ब्रेव टू दिस कैरेक्टर बिकॉज असवद को इतनी बैशिंग आ रही है एंड मुझे तो लगता है आगे जाके शायद इससे भी ज़्यादा बैशिंग आएगी क्योंकि चीज़ें इंप्रूव नहीं होने वाली। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो उससे काफ़ी बुरा सलूक करेगा महरीन से। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन कि उस्मान मुख्तार ने इतना विमेन सेंट्रिक मुझे ये प्लॉट और ये स्क्रिप्ट लग रहा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें सवाए मामू के तो दे आर ऑल फीमेल कैरेक्टर्स, लेकिन उसके बावजूद उस्मान मुख्तार ने अपनी जगह जमाई हुई है और उनके बारे में भी उतनी ही बातें हो रही हैं जितनी कि फ़ीमेल कैरेक्टर्स या एक्टर्स के बारे में बात हो रही है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज बाई वर्च्यू ऑफ हिम जस्ट बीइंग द हीरो, इट इज़ अबाउट एक चीज़ होती है कि भाई ये हीरो है तो इसलिए बात हो रही है, नहीं, इट इज़ बिकॉज द वे हिज कैरेक्टर इज़, द वे ही हैज़ परफॉर्म, द वे ही हैज़ डिलीवर्ड हिज थिंग्स। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि हम महरीन, असवद और मशल तीनों के बारे में बात करें, हम किसी एक के बारे में नहीं बात करें, और कहानी भी तीनों के बारे में। और बहुत कम होता है यूजुअली जब लव ट्रायंगल्स होते हैं तो क्या होता है कहानी मेनली 2 लोगों के बारे में होती है और तीसरा कहीं ऐसे झलकी दे रहा होता है, इरिटेटिंग लग रहा होता है ना। लेकिन यहाँ तो ये एक ट्रायंगल है एंड इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल, ये जो तिकोन बनी हुई है कि आप कि वो एक दूसरे के बगैर वो कहानी एक तीनों के बगैर आगे बढ़ भी नहीं सकती। लाइक मशल के बगैर असवद और महरीन की कहानी शायद बिल्कुल बोरिंग हो जाए, महरीन के बगैर मशल और असवद कुछ नहीं कर सकते, असवद के बगैर मशल और महरीन के बारे के दरमियान शायद हमें कुछ इतना देखने का मज़ा नहीं आया स्क्रीन पे जो अब हमें आ रहा है। सो ये मुझे बड़ी ना इंटरेस्टिंग बातें लग रही थी फॉर हम कहाँ के सच्चे थे के बारे में। एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट, टू द डायरेक्टर एंड टू द होल टीम। हुमा नवाब इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, शी इज़ सच अ लवली कैरेक्टर उनकी सालिहा का कि you can't stop but fall in love with her. So that is all. आज यही टॉप 5 ड्रामास हैं। आपकी टॉप 5 की लिस्ट में क्या था, कौन था? डू यू एग्री विद माई लिस्ट और नॉट? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने ये 3 नए ड्रामे शुरू कर दिए, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है ये भी शेयर कीजिए।
तो मुलाकात बहुत जल्दी होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।